गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर। कल हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात की, उस क्लास में हमने सीखा था। क्या सीखा है उसके बारे में हम एक बार फिर से बात कर रहे हैं कि किसी भी आवेश के चारों ओर, एक आवेश आपके पास है क्यों, इसके चारों ओर उपस्थित वो क्षेत्र जिसमें अगर अन्य किसी आवेश को लाया जाए तो वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उस क्षेत्र को कहा जाता है विद्युत क्षेत्र। अर्थात ये जो आप देख रहे हो ये है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र को गणितीय रूप में परिभाषित किया जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। अब बात ये होती है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, आइडेंटिसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। किसी भी परीक्षण आवेश को, ये जो आप देख रहे हैं Q0, ये परीक्षण आवेश है। परीक्षण आवेश Q0 को विद्युत क्षेत्र में लाने पर बल का मान कहलाती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या कह रहे स्टूडेंट्स हम कि किसी परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने पर उस पर लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के मान को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। अब बात है, यहाँ पॉइंट हमारे पास आता है कि परीक्षण आवेश क्या होता है। परीक्षण आवेश क्या है जिसे हम Q0 से प्रदर्शित कर रहे हैं। परीक्षण आवेश अल्पतम मान का आवेश है। एंड सेकंड, यह धनावेश होता है। इसकी दो विशेषताएं हैं। पहली, ये अल्पतम मान का होगा और दूसरी, ये धनावेश होगा। पॉजिटिव प्रकृति का, धन प्रकृति का ये प्राप्त होता है। कौन? परीक्षण आवेश। एंड नंबर थर्ड, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड Q0 का इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र, मूल विद्युत क्षेत्र, मूल विद्युत क्षेत्र को प्रभावित नहीं करेगा, नहीं करता है। अर्थात परीक्षण आवेश का विद्युत क्षेत्र न के बराबर नगण्य होता है तथा इसका विद्युत क्षेत्र मूल आवेश के विद्युत क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। अगर एक लाइन में कहा जाए तो परीक्षण आवेश काल्पनिक होता है, ये वास्तविक नहीं होता है। ये हम मान के चलते, ये हमारा माना हुआ वैल्यू होती है। एक कब सपोज किया गया आवेश होता है, काल्पनिक वैल्यू होती है, काल्पनिक आवेश होता है जिसे हम परीक्षण आवेश कहते हैं। इसका अल्पतम आवेश और धनावेश प्रकृति का इसलिए रखा जाता है जिससे कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का मूल इलेक्ट्रिक फील्ड पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। इसलिए इसे कम से कम आवेश को, अर्थात कम से कम मान का लिया जाता है। अब वापस पॉइंट पर बात करें जिसकी हम बात करें कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दिखाया जाता है E से। E बराबर होता है F/Q0। क्या मिलता है विद्युत क्षेत्र हमारे पास? E बराबर F/Q0, परीक्षण आवेश को लाने पर लगने वाले बल, अर्थात आकर्षण या प्रतिकर्षण बल तथा परीक्षण आवेश का अनुपात क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, जिसे कैपिटल E के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। समीकरण 2 से 1 से
हम विद्युत बल का मान यहां से ज्ञात कर सकते हैं, F बराबर EQ0। क्या मान ज्ञात कर सकते हैं? F बराबर EQ0। Q0 का क्या कर दिया? पक्षांतरण हमने यहाँ कर दिया, तो हमें विद्युत बल का मान हमें प्राप्त हो जाता है। अर्थात इसे हम कह सकते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित आवेश पर लगने वाला बल क्या होता है? F बराबर EQ0। वो बल हमें प्राप्त होगा कब? जब आवेश किसमें? एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया हो, तो समय लगने वाला बल हमें प्राप्त होता है। कितना? F बराबर EQ0 हमें प्राप्त होगा। अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें, तो जैसा मैंने आपसे कहा कि जिस भी भौतिक राशि को हम बनाएंगे उसका मात्रक भी हम ज्ञात करेंगे। तो इसके मात्रक की हम बात करें, मात्रक व विमा। मात्रक और विमा बनती है सूत्र से। सूत्र क्या है हमारे पास? E बराबर F/Q0। तो यहाँ से मात्रक क्या बनेगा E का? F को क्या कहेंगे? न्यूटन, और आवेश का मात्रक क्या होगा? कूलाम। तो आपका मात्रक बन गया न्यूटन बटे कूलाम, या न्यूटन कूलाम इनवर्स हमें इसका मात्रक प्राप्त होता है। क्या मात्रक प्राप्त होगा हमें? न्यूटन कूलाम इनवर्स। अगर हम इसी में आगे चलें, इसकी विमा की बात अगर हम करें, विमा का मान ज्ञात करें, तो न्यूटन बल की विमा होगी m1 L1 T-2। बल द्रव्यमान एक बार इसके बारे में आपको बता देते हैं। F बराबर होता है ma, m द्रव्यमान अर्थात kg, त्वरण मीटर सेकंड इनवर्स 2। तो क्या बनेगा बल का? kg मीटर सेकंड इनवर्स 2। तो यहाँ से विमा बन गई m1 L1 T-2। विमाएं आपको बहुत अच्छे से 11वीं क्लास में सिखाई जाती हैं। अपॉन कूलाम, तो कूलाम की विमा बनेगी A1T1 एम्पियर इंटू सेकेंड, या फिर हम इसे लिख सकते हैं m1 L1 T-3। जैसे T-2 ऊपर है, T1 जब ऊपर आएगा तो -2 और -1 हो जाएंगे, -3A-1। किसकी विमा बन जाती है हमें? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा में प्राप्त होती है m1 L1 T-3 A-1 हमें प्राप्त होगी। जैसा मैंने अभी आपको बताया है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में आवेश पर क्या लगता है कि वैद्युत बल कार्य करता है, और वैद्युत बल एक सदिश राशि है। तो इसकी दिशा किस प्रकार प्राप्त होगी, अर्थात विद्युत बल के सापेक्ष और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस दिशा में रहती है। तो अगर हम ये कहें कि यदि एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित आवेश धनात्मक है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में विद्युत बल भी प्राप्त होगा। क्या कह रहे हैं? यदि एक समान विद्युत क्षेत्र, ये आपका एक समान विद्युत क्षेत्र है, ये एक समान विद्युत क्षेत्र हो गया E, इसमें एक पॉजिटिव आवेश हमने रखा, प्लस Q आवेश यहां रख दिया, तो इसका जो विद्युत बल होगा QE जो मान हमें प्राप्त होगा, किसका मान? विद्युत बल का जो मान हमें प्राप्त होगा QE,
इसकी दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही प्राप्त होगी। जिस ओर विद्युत क्षेत्र है उस ओर ही हमें इस धन आवेश के द्वारा या इस धन आवेश पर लगने वाले विद्युत बल की दिशा प्राप्त होती है। अर्थात जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र प्राप्त होगा उसी दिशा में इस आवेश पर लगने वाला विद्युत बल भी प्राप्त होगा। इसके विपरीत यदि आवेश ऋणात्मक है, यदि आवेश ऋणात्मक है तो दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत होगी। क्या कह रहे हैं कि यदि आपका आवेश नेगेटिव है तो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र ये रहा, एक समान विद्युत क्षेत्र है E, और यहां पर इसमें एक आवेश रखा गया है जो नेगेटिव है, ऋणात्मक है। तो विद्युत क्षेत्र के कारण इस आवेश पर एक बल कार्य करेगा F बराबर QE। यही निकाला है हमने समीकरण नंबर 2 में, F बराबर QE। तो यहां विद्युत बल कार्य कर रहा है F बराबर QE। इसकी दिशा, किसकी? विद्युत बल की दिशा विद्युत क्षेत्र के दिशा के विपरीत होगी यदि आवेश ऋणात्मक है तो। अगर नेगेटिव आवेश है तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत विद्युत बल की दिशा प्राप्त होती है। तो यहाँ 2 पॉइंट, 2 बातें आप क्लियर करेंगे। पहली, अगर एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई धनावेश रखा है तो वह लगने वाले विद्युत बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ होगी, और यदि ऋणावेश रखा है तो विद्युत बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा के विपरीत प्राप्त होगी। एंड नंबर 2, अगर हम एक और बात यहां समझें, एक बात पर और ध्यान दें कि अगर कोई एकल आवेश स्थित है, मान के चलें ये एक धनात्मक आवेश क्यों है, तो इस तरह से बहिर्मुखी दिशा में बाहर की ओर आपको विद्युत क्षेत्र प्राप्त होगा त्रिज्यीय रूप से। किस रूप से? त्रिज्यीय। त्रिज्यीय का मतलब है वृत्ताकार, सर्किलाकार रूप से बनते हुए बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र जाएगा। किसके कारण? धन आवेश के कारण। और यदि ऋणावेश है तो अंतर्मुखी आपको प्राप्त होगा, अंदर की ओर विद्युत क्षेत्र आपको प्राप्त होगा। किस रूप में? त्रिज्यीय रूप में प्राप्त होगा। धन आवेश है तो बहिर्मुखी दिशा प्राप्त होगी, और अगर ऋण आवेश है तो अंतर्मुखी दिशा प्राप्त होगी। वो भी किसके आधार पे? त्रिज्यीय आधार पर, त्रिज्यीय रूप में हमें प्राप्त होती है। कब? जब एकल आवेश है। एकल आवेश के रूप में ये मान हमें प्राप्त होते। किसके लिए? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। तो यहाँ पर ये दोनों पॉइंट्स आपके अच्छे से क्लियर होने चाहिए। पहला पॉइंट मैंने आपको इस आवेश के रूप में समझाया, दूसरा एकल आवेश के कारण उत्पन्न होने वाले विद्युत क्षेत्र की दिशा के बारे में हमने बात की है। अब हम बात करें एक इसी से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित एक बिंदु पर, एक पॉइंट्स पर हम बात करेंगे। एक बिंदु हम यहाँ समझेंगे आज कि एकल आवेश अर्थात बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार प्राप्त होगी। किसके लिए बात कर रहे हैं? क्या पॉइंट हम लिख रहे हैं, जरा देखें। देखिए स्टूडेंट्स, हम बात करें बिंदु आवेश, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की
तीव्रता। क्या ज्ञात करना चाहते हैं? बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करना चाहते हैं। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप एक आवेश लेंगे, एक बिंदु आवेश हमने लिया Q, जो बिंदु O पर स्थित है। ये हो गया आपका बिंदु आवेश। बिंदु आवेश से r दूरी पर, यहां से r डिस्टेंस पर स्थित बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश आपके पास है। परीक्षण आवेश Q0 यहां पर उपस्थित है, जिस पर इस बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करना चाहते हैं। फिर से हम बता रहे हैं आपको कि बिंदु आवेश Q के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु Q0 पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। तो तीव्रता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें ज्ञात करना होगा कि यहां पर लगने वाला विद्युत बल कितना है। Q आवेश के कारण Q0 पर लगने वाला बल कूलाम के नियम से, F का मान हमें प्राप्त होगा। क्या है कूलाम का नियम? K Q1 के स्थान पर Q, Q2 के स्थान पर Q0 अपॉन R स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण 1 हमें प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होगा? F बराबर K Q0 अपॉन R स्क्वायर। अब हम बात करें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से E बराबर होता है F अपॉन Q0। ये हमने पढ़ा है अभी। E बराबर क्या प्राप्त होता है? F अपॉन Q0, इक्वेशन नंबर सेकंड। समीकरण नंबर 2 में 1 से किसका मान रखें? F का मान। तो समीकरण 1 व 2 से E बराबर F का मान K Q0 अपॉन R स्क्वायर इंटू Q0 से क्या कट जाएगा? Q0 कट जाएगा, तो E का मान हमें प्राप्त होगा K Q अपॉन R स्क्वायर। क्या मान प्राप्त हो गया? K Q अपॉन R स्क्वायर। या हम इसे लिख सकते हैं, या E बराबर K का मान 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, जहां एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता। या तो हम इस सूत्र को काम में लेंगे, E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, या हम इस सूत्र को काम में लेंगे, E बराबर K Q अपॉन R स्क्वायर। विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, इसलिए अगर इसे सदिश रूप में देखा जाए तो सदिश रूप में हम इसे लिख सकते हैं E वेक्टर बराबर K Q अपॉन R स्क्वायर R कैप। क्या लिख सकते हैं? E वेक्टर बराबर K Q अपॉन R स्क्वायर R कैप, वेक्टर फॉर्मेट में, जहां R कैप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा का एकांक सदिश है।
एकांक सदिश है। तो हमें परिणामी रूप से दो मान मिलते हैं। इस तरह में से वेक्टर फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, सदिश रूप में भी हम इसे लिख सकते हैं। इसे कह दिया हमने इक्वेशन नंबर 3 और इसे कह दिया इक्वेशन नंबर 4। अगर समीकरण नंबर 3 के आधार पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की निर्भरताएं देखी जाएं, इसके आधार पर इसकी निर्भरताओं का आकलन किया जाए, तो समीकरण 3 से हम बात करें, हम समीकरण 3 से देखना चाहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की निर्भरता। क्या निर्भरताएं मिलेंगी? नंबर 1, हम समीकरण 3 से लिख सकते हैं E बराबर E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E समानुपाती है क्योंकि, और नंबर 2 हम लिख सकते हैं कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मूल आवेश से परीक्षण आवेश के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसके? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मूल आवेश से परीक्षण आवेश के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर इसी के आधार पर ग्राफ देखा जाए, ई व आर में ग्राफ अगर हम देखें कि इनके मध्य क्या ग्राफ बनेगा, तो हमने कोऑर्डिनेट्स तैयार किए वाई अक्ष और एक्स अक्ष पर। यहाँ हमने शो किया आर को और इधर हमने दिखाया ई को। अगर ई और आर के मध्य ग्राफ बनाए तो ये व्युत्क्रमानुपाती है। 11वीं क्लास में चीज़ आपको समझाई जाती है कि समानुपाती में स्ट्रेट लाइन और व्युत्क्रमानुपाती में वक्र रूप में इस तरह ग्राफ तैयार होगा। लेकिन याद रहे ये ग्राफ ई व आर में है। यदि ई व 1/r में ये ग्राफ बनाया जाए, किसमें? 1/r में, तो स्ट्रेट लाइन के रूप में हमें ग्राफ प्राप्त होगा। अगर r के साथ बना तो वक्र रूप में ग्राफ बनता है, और अगर 1/r के साथ ग्राफ बनाया जाए तो स्ट्रेट लाइन अर्थात एक सीधी लाइन के रूप में हमें ग्राफ प्राप्त होगा। किस किस के मध्य? ई व आर के मध्य। ये हो गई इसकी दूसरी निर्भरता। अगर समीकरण 3 में देखा जाए तो एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है, जो निर्वात की क्या है? विद्युतशीलता है। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माध्यम पर भी निर्भर करती है। तो माध्यम पर निर्भरता किस प्रकार प्राप्त होगी, हम जानना चाहते हैं, ज्ञात करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं विद्युत क्षेत्र की माध्यम पर निर्भरता। नंबर 3, माध्यम पर निर्भरता। देखिए हम जानते हैं कि निर्वात में विद्युत क्षेत्र कितना होगा। निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई नॉट का मान हमें प्राप्त होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। इसे कह दिया मैंने इक्वेशन नंबर 5। और माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें प्राप्त होगी ई एम बराबर
1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R स्क्वायर, जहां एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता है। किसकी विद्युतशीलता स्टूडेंट्स? माध्यम की विद्युतशीलता क्या प्राप्त होती है? हमें एप्सिलॉन प्राप्त होती है। क्योंकि हम जानते हैं कि एप्सिलॉन का मान होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। परावैद्युतांक बिंदु में हमने ये संबंध पढ़ा है कि एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। जहाँ एप्सिलॉन लिखा हुआ है वहाँ ये मान लिख सकते हैं। तो जो समीकरण 6 हमारे पास है उसमें हम एप्सिलॉन के स्थान पर ये वैल्यू रख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? ई एम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q अपॉन आर स्क्वायर। इस इक्वेशन में ये वैल्यू, इसे और भी देखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q अपॉन आर स्क्वायर, इसमें ये मान एप्सिलॉन आर को छोड़ के बाकी मान समीकरण नंबर 5 से किसका मान है? ई नॉट का मान है। किसका मान है? ई नॉट का। तो क्या लिखेंगे? ई एम बराबर, ये वैल्यू किसकी हो गई? ई नॉट की। तो ई नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर, अर्थात माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निर्वात की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की 1/एप्सिलॉन r गुना होती है। कितने गुना? 1/एप्सिलॉन r गुना प्राप्त होती है। इस प्रकार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पर? माध्यम पर भी निर्भर होगी। माध्यम पर भी इसकी निर्भरता पाई जाती है। तो 3 निर्भरताएं हम यहां जानते हैं। पहली आवेश पर, दूसरे मूल आवेश और परीक्षण आवेश के मध्य की दूरी पर, और तीसरा इन दोनों आवेशों के मध्य उपस्थित माध्यम पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निर्भर होती है। जैसे हमने लिस्ट में लास्ट में ये पढ़ा है कि ये मान हम जो लिख रहे हैं इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ई नॉट बराबर एप्सिलॉन आर ई एम, अर्थात हम बोल सकते हैं कि निर्वात की जो विद्युतशीलता है वो माध्यम की विद्युतशीलता की कितने गुना? एप्सिलॉन आर गुना होती है। अर्थात माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निर्वात की तुलना में कम होता है। या फिर हम कहें कि निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माध्यम की तुलना में अधिक पाया जाता है। इस तरह विद्युत क्षेत्र की निर्भरताएं हमने पढ़ी। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हमने पढ़ा है, जो मैंने आपको प्रारंभ में समझाया था। E बराबर F/Q0। अगर इसकी दिशा की बात करें तो मैं आपको समझा चुका हूं इससे पहले कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा धनावेश के कारण त्रिज्यीय रूप से बहिर्मुखी और ऋणावेश के कारण त्रिज्यीय रूप से अंतर्मुखी हमें प्राप्त होती है। साथ में हमने पढ़ा था कि इसमें अगर किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो धनावेश अगर होगा तो विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र की दिशा एक दिशा में होगी, और अगर ऋणावेश है तो विद्युत बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत हमें प्राप्त होती है। इस तरह हमने आज एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समाप्त की है। कल हम बात करेंगे इससे आगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए 2 या 2 से अधिक आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं और इससे संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पर हम कल बात करेंगे।